स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। इस वीडियो में हम 11वें चैप्टर का अंतिम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले हमने पूरे चैप्टर को पढ़ लिया है और आज के टॉपिक के साथ हमारा जो 11वां चैप्टर है वो समाप्त हो जाएगा। तो देखिए, लास्ट इसका टॉपिक है कि जो आरडीएनए टेक्नोलॉजी है उसमें जो वांछित जीन हमने प्रपोषी कोशिका में डालकर संवर्धन किया है, तो उस वांछित जीन या डीएनए से हमें लास्ट में जो हमारा प्रमुख उद्देश्य है उत्पाद प्राप्त करना। तो मानव के लिए जो उपयोगी उत्पाद प्राप्त करते हैं वो किस तरह से किए जाते हैं और किस तरह से हम संवर्धन करके कम मात्रा में या बहुत बड़ी मात्रा में उत्पाद प्राप्त करेंगे, तो वो इस वीडियो में पढ़ने जा रहे हैं। तो देखिए, वांछित डीएनए या जीन उत्पाद को प्राप्त करना। तो देखिए, जब वांछित डीएनए को वाहक में जोड़कर किसी प्रपोषी कोशिका, अब चाहे वो जीवाणु कोशिका हो, पादप हो या जंतु कोशिका हो, उसमें स्थानांतरित किया जाता है। तो प्रपोषी कोशिका के गुणन के साथ यानी प्रपोषी कोशिका अपनी संख्या बढ़ाएगी तो उसमें डीएनए का रेप्लिकेशन भी होगा। तो उसके साथ साथ ही जो वांछित डीएनए या जो जीन हमने उसमें डाली है उसका भी गुणन होने लगता है। अब जीन भी बढ़ रही है, वांछित जीन उसकी संख्या बढ़ रही है। वांछित डीएनए या जो जीन होगी वो प्रपोषी कोशिका में अभिव्यक्त होकर वांछित उत्पाद या प्रोटीन का निर्माण करेगी। अब वो जो जीन हमने प्रपोषी कोशिका में पहुंचा, ये स्थानांतरित की है, वो उत्पाद कैसे बनाएगी? तो वो जब अभिव्यक्त होगी, अपने आप को एक्सप्रेस करेगी, तो वो उत्पाद या प्रोडक्ट बनाने वाली है। तो कैसे कि जैसे हमने वांछित डीएनए या जीन जो डाली है वो सबसे पहले अनुलेखन करेगी, एमआरएनए बनाएगी और फिर एमआरएनए के अनुवादन से वहाँ पर प्रोटीन बनेगा। तो ये हमने उत्पाद एक प्रोटीन प्राप्त कर लिया है। तो देखिए, तो हमारा अंतिम उद्देश्य यही है। ये इतनी सारी जो हमने प्रोसेस पढ़ी है बायोटेक्नोलॉजी में, हमारा ये मुख्य उद्देश्य ये था कि लास्ट में जो उत्पाद प्राप्त होता है वो उत्पाद हम प्राप्त करें और उसको मानव के उपयोग में काम में ले। देखिए, लगभग सभी आरडीएनए टेक्नोलॉजी का जो अंतिम उद्देश्य होता है वो वांछित प्रोटीन का उत्पादन करना है। ये मुख्य उद्देश्य है कि जो अंतिम जो उत्पाद में प्राप्त होता है, एक जीन जब अभिव्यक्त होती है और अनुवादन द्वारा जो प्रोटीन बनता है उसको हम प्राप्त कर लें। इसके लिए वांछित डीएनए या जीन के अभियुक्त होने की आवश्यकता होती है। तो ये उत्पाद तभी प्राप्त होगा जब वो जीन है वो पहले तो अनुलेखन करे, फिर अनुवादन करे और प्रोटीन बन जाए। तो ये प्रक्रिया जब सही तरीके से संपन्न हो जाती है तो प्रोटीन बन जाता है। वांछित जीन उपयुक्त परिस्थितियों में ही अभियुक्त होते हैं। देखिए, जब इनको उपयुक्त परिस्थितियां मिलती है तभी ये अभियुक्त होते हैं। यदि कोई प्रोटीन कूटलेखन जीन का मतलब है जो प्रोटीन बनाएगी, किसी विषम जात प्रपोषी में अभिव्यक्त होता है। तो यही अपन कर रहे हैं कि एक वांछित जीन है, हम किसी अन्य प्रपोषी कोशिका के अंदर डाल रहे हैं। जो वांछित जीन है वो हमने दूसरी जगह से उठाई थी और हमने इसको स्थानांतरित किया है किसी दूसरी कोशिका में। तो यही है कि यदि कोई प्रोटीन कुटलेखन जीन यानी जो वांछित जीन है, हम किसी विषम जात, जो दूसरी जाति का जो प्रपोषी कोशिका उसमें अपन पहुंचा रहे हैं और उसमें अगर वो अभिव्यक्त होती है तो इसे पुनर्योजन प्रोटीन कहते हैं। जो वो अभिव्यक्त होकर उत्पाद बनाएगी उस उत्पाद को हम पुनर्योजनज प्रोटीन कहते हैं, यानी रिकॉम्बिनेशन प्रोटीन उसको हम कह देंगे। देखिए, ऐसी प्रपोषी कोशिका जिसमें वांछित डीएनए या जीन उपस्थित है, इसे पहले छोटे पैमाने पर प्रयोगशाला में संवर्धित किया जाता है। पहले हम छोटे पैमाने पर इसको एक स्मॉल स्केल पर अपन संवर्धित करेंगे कि हमें जो चाह रहे हैं वो उत्पाद है वो बन रहा है या नहीं बन रहा है। और जो वांछित प्रोटीन उत्पाद का निर्माण होता है उसका हम पृथक्करण करेंगे और फिर उसका शोधन करेंगे और देख लेंगे कि बिल्कुल वो उत्पाद है जो हम चाह रहे हैं वो बन रहा है और उसकी क्वालिटी भी अच्छी है, उसकी क्वालिटी चेक कर लेंगे। और सभी प्रक्रियाएं जब सफलतापूर्वक संपन्न हो जाती है कि जो उत्पाद है वो भी अच्छा बन रहा है, उसकी क्वालिटी भी अच्छी है, हम जो चाह रहे हैं वो उत्पाद हमें मिल रहा है, तो फिर उसको एक बड़े पैमाने पर संवर्धन किया जाता है। कि जब सब कुछ ठीक ठाक रहता है, प्रक्रिया हमारी सफलतापूर्वक संपन्न हो गई है, अच्छा उत्पाद हमको मिल रहा है, वांछित उत्पाद मिल रहा है, तो उसको फिर बड़े पैमाने पर संवर्धन करेंगे। अब आगे जो हम संवर्धन करेंगे, देखिए ये दो प्रकार से होता है संवर्धन।
हम बड़े पैमाने पर संवर्धन कर रहे हैं, तो उसके लिए एक तो संवर्धन होता है बेच संवर्धन और एक अपन पढ़ेंगे सतत संवर्धन। बेच संवर्धन जिसको अपन बेच कल्चर बोलते हैं, इसमें क्या करेंगे, हम पहले से फिक्स ले लेंगे कि हमें इतना संवर्धन माध्यम लेना है, ये प्रपोज कोशिका इसमें हमने डालनी है और इतनी मात्रा में हमें अन्य जो पदार्थ है वो कच्चे माल के रूप में लेने हैं। फिर उसको बंद पात्र में एक निश्चित समय के लिए संवर्धन के लिए छोड़ देंगे। बीच में उसमें कोई भी हम हस्तक्षेप नहीं करेंगे, किसी भी प्रकार का पदार्थ या पोषक पदार्थ बीच में ऐड नहीं करेंगे। जब संवर्धन पूरा हो जाएगा तभी ही हम उस संवर्धन को निकालेंगे और फिर उत्पाद प्राप्त करेंगे। तो ये होता है बेच संवर्धन, यानी इस संवर्धन में संवर्धन करने के लिए आवश्यक परिस्थितियों को पहले ही निर्धारित कर लिया जाता है। देखिए, फिर बंद पात्र के रूप में संवर्धन की प्रक्रिया पूर्ण की जाती है। फिर बंद पात्र में उसको बंद कर देंगे और फिर बीच में उसको खोलेंगे नहीं उसमें कोई ताज़ा कोई पोषक माध्यम डालेंगे, नहीं बीच में कुछ निकालेंगे। एक बार संवर्धन शुरू कर दिया तो जब संवर्धन पूरा हो जाएगा तब ही हम पदार्थ को निकालेंगे। संवर्धन प्रारंभ होने पर बाहर से कोई पदार्थ या पोषक माध्यम मिलाया नहीं जा सकता। संवर्धन पूरा होने के बाद ही उत्पाद प्राप्त करना संभव है। तो जब संवर्धन पूरा हो जाएगा तब ही हम उत्पाद प्राप्त करेंगे, बीच में निकाल कर एक बार उत्पाद प्राप्त नहीं कर पाएंगे। तो हमने एक बेच लिया है और उस बेच का हमने संवर्धन किया है, तो निश्चित समय तक संवर्धन करने के बाद उस बेच का पूरे का ही एक साथ उत्पाद प्राप्त किया जाता है। तो ये तो एक बेच है जिसके अंदर हमें कि बेच में जितना अपन पोषक पदार्थ लेते हैं या जितना अपन संवर्धन लेते हैं उसके अनुसार हमें उत्पाद प्राप्त होता है, तो बड़ी मात्रा में उत्पाद प्राप्त नहीं होता है। इसके लिए अपन एक दूसरा संवर्धन और इस्तेमाल करने वाले हैं। दूसरा संवर्धन है सतत संवर्धन, कंटिन्यूस कल्चर। देखिए, सतत संवर्धन कंटिन्यूस कल्चर में क्या होता है कि संवर्धन कंटिन्यूसली चलता है, सतत रूप से चलता है, हमें बंद नहीं करना पड़ता बीच में, और उसमें बीच बीच में हम पोषक पदार्थ डालते रहते हैं और एक निश्चित समय के बाद में जो संवर्धन है उसको निकालते रहते हैं, उत्पाद प्राप्त करते रहते हैं। तो एक तरह से संवर्धन की प्रक्रिया लगातार चलती रहती है। देखिए, इस प्रकार की संवर्धन प्रक्रिया में संवर्धन सतत रूप से लंबे समय तक जारी रहता है। इसमें उपयोग में किए गए माध्यम को एक तरफ से निकाल कर, यानी जैसे हमने कोई पात्र लिया है तो पात्र के अंदर हम एक तरफ से तो निकालने का मार्ग होगा, दूसरी तरफ इसको डालने का मार्ग होगा। ये संवर्धन करवा रहे हैं तो यहाँ से निकालते भी रहते हैं एक निश्चित समय के बाद में। जैसे मान लीजिए 2 घंटे में संवर्धन पूरा हो रहा है, तो 2 घंटे बाद में थोड़ा निकाल लेंगे, फिर 2 घंटे बाद में नया ऐड कर देंगे, फिर 2 घंटे बाद में निकाल लेंगे, फिर 2 घंटे में ताज़ा पोषक माध्यम डाल देंगे। तो इसमें क्या होगा, जो परपोषी कोशिकाएं होंगी उनके लिए ताज़ा पोषक मिलेगा, तो एक बार वो फिर से एक्टिव हो जाएगी, क्रियात्मक रूप से तेजी से काम करेगी और उत्पाद भी हमें ज़्यादा प्राप्त होने वाला है। तो इसमें उपयोग किए गए माध्यम को एक तरफ से निकालकर दूसरी तरफ से ताज़ा माध्यम भरते रहते हैं। इससे कोशिकाएं क्रियात्मक रूप से अपनी सर्वाधिक सक्रिय अवस्था में बनी रहती है। तो ये भी इम्पोर्टेंट बात है कि किस संवर्धन में जो कोशिकाएं हैं वो अधिक तेजी से सक्रिय रहती है और उत्पाद बनाती है, तो वो कंटिन्यूस सतत संवर्धन है। सतत संवर्धन इसलिए सक्रिय रहती है क्योंकि हम बार बार इसमें ताज़ा माध्यम मिलाते रहते हैं। जबकि बेच संवर्धन में क्या होता है, बेच के अंदर समय के साथ संवर्धन की प्रक्रिया धीमी होती जाती है और इसमें वांछित उत्पाद का निर्माण होता रहता है। तो वांछित उत्पाद भी हम बड़ी मात्रा में निर्माण कर सकेंगे सतत संवर्धन का। अब आता है बायोरिएक्टर। देखिए, बायोरिएक्टर क्या है। तो देखिए, बायोरिएक्टर हम अगर प्रयोगशाला में संवर्धन कराएंगे तो कम मात्रा में होगा, एक छोटे पात्र में करवाएंगे तो कम उत्पाद मिलेगा। तो बहुत बड़ी मात्रा में हमें उत्पाद प्राप्त करना है, तो बड़ी मात्रा में उत्पाद प्राप्त करने के लिए बायोरिएक्टर का विकास किया गया है। ये बायोरिएक्टर क्या होते हैं, ये पात्र ही होते हैं, बड़े बड़े पात्र होते हैं, स्टील के बने हुए, स्टेनलेस स्टील के बने हुए बेलनाकार पात्र होते हैं और इनमें विभिन्न प्रकार के सेंसर लगे होते हैं जो अलग अलग तरह की रीडिंग हमें बताते रहते हैं और उसमें संवर्धन माध्यम डाल के हम संवर्धन करवा लेंगे। तो बड़ी मात्रा में संवर्धन हम बायोरिएक्टर की सहायता से प्राप्त करते हैं या संवर्धन करेंगे और उत्पाद प्राप्त करेंगे। तो देखिए, बायोरिएक्टर का विकास। कम आयतन वाले संवर्धन से उत्पाद पर्याप्त मात्रा में उत्पादित नहीं हो पाता। यदि हमने छोटा बर्तन लिया है तो उत्पाद भी कम प्राप्त होगा। अतः उत्पादों की अधिक मात्रा के उत्पादन के लिए अब हम चाह रहे हैं कि उत्पाद जो बन रहा है, प्रोटीन बन रही है, वो बहुत बड़ी मात्रा में हमको बनानी है, तो बायोरिएक्टर का विकास किया गया है।
बायोरिएक्टर द्वारा देखिए 100 से 1000 लीटर तक 100 से 1000 लीटर तक का संवर्धन का संशोधन किया जाता है। 1000 लीटर तक के टैंक बायोरिएक्टर है और उनके अंदर संवर्धन करवाकर उत्पाद प्राप्त किया जाता है। तो इससे अपन बहुत बड़ी मात्रा में उत्पाद को प्राप्त कर सकते हैं। देखिए बायोरिएक्टर एक बर्तन के समान है जिसमें सूक्ष्म जीवों, पादप या जंतु या मानव कोशिकाओं का उपयोग करते हुए कच्चे माल को विशिष्ट उत्पादों जैसे एंजाइम आदि में परिवर्तित किया जाता है। तो विशिष्ट उत्पाद कोई प्रोटीन होगा और एंजाइम भी किसके बने होते हैं? प्रोटीन के। तो हम कच्चे माल के रूप में ले लेंगे कोई भी पोषक पदार्थ और उसमें कोई सेल ले लेंगे कोशिका, जिसमें कोई सूक्ष्म जीवाणु हो सकता है, पादप कोशिका हो सकती है, जंतु कोशिका हो सकती है या मानव की कोई भी कोशिका हो सकती है। तो उसको लेके हम संवर्धन करवाएंगे तो हमें इच्छित उत्पाद प्राप्त हो जाएंगे। देखिए बायोरिएक्टर वांछित उत्पाद बनाने के लिए हमें अनुकूलतम परिस्थितियां उपलब्ध करवाता है। अनुकूलतम परिस्थितियां उपलब्ध करवाता है क्योंकि इसके अंदर सेंसर लगे होते हैं, जैसे उपयुक्त तापमान बताने वाला सेंसर होता है, पीएच बताने वाला होता है, क्रियाधार जो हमने लिया है वो उसमें कितनी मात्रा लेनी है, लवण की मात्रा कितनी है, विटामिन कितने हैं, ऑक्सीजन कितनी है, तो इन सब का सेंसर लगे होते हैं और उससे अपन को पता चलता रहता है और उपयुक्त परिस्थितियां हम निर्धारित कर सकते हैं बायोरिएक्टर के अंदर। तो जब उपयुक्त परिस्थितियां हमें मिल जाती है तो जीन अपने आप को तेजी से अभिव्यक्त करती है और उत्पाद भी हमें अधिक मात्रा में प्राप्त होता है। अब यहाँ पर एक प्रश्न आता है कि कौन सा बायोरिएक्टर सबसे ज़्यादा उपयोगी है। तो ये याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पर कि विलोडन जो बायोरिएक्टर होता है वो सर्वाधिक उपयोग में आने वाला बायोरिएक्टर है। विलोडन का मतलब है जो लगातार पोषक जो माध्यम है, संवर्धन माध्यम है, उसको रोटेट करता रहता है, उसमें वो हिलता रहता है, एक जगह स्थिर नहीं रहता है, तो उसमें संवर्धन की प्रक्रिया अच्छी होती है। तो विलोडन बायोरिएक्टर सर्वाधिक उपयोग में आने वाला बायोरिएक्टर है। अब हम विलोडन बायोरिएक्टर की संरचना को पढ़ने वाले हैं। देखिए ये दो तरह के विलोडन बायोरिएक्टर है जिसके अपन देखने वाले हैं। देखिए एक ये है साधारण विलोडन होज बायोरिएक्टर। तो साधारण विलोडन है ये, होज बायोरिएक्टर, होज का मतलब है ये अंदर से टैंक नुमा जो खाली जगह है, टैंक है ये और बायोरिएक्टर है। दूसरा है दंड विलोडन होज बायोरिएक्टर, ये दंड विलोडन है और ये साधारण विलोडन है। देखिए साधारण में क्या है, ये एक बेलनाकार पात्र है स्टील का बना हुआ, इसके बीच में एक रोड लगी हुई है, इसके अंदर चौड़े फलक वाले प्रेरक लगे हुए जिसको अपन इम्पेलर बोलते हैं, ये जगह जगह इम्पेलर लगे हुए हैं। इसके ऊपर एक मोटर लगी हुई है, इस मोटर की स्पीड के लिए यहाँ पर एक क्लॉक भी लगी हुई है कि स्पीड कितनी रखनी है। नीचे का जो इसका आधार है इससे ये रोड जुड़ी हुई है। ऊपर का जो भाग है ये यहाँ पर अपन संवर्धन माध्यम भर देंगे इसके टैंक के अंदर। अब संवर्धन माध्यम में जब ये प्रेरक, ये मोटर घूमेगी तो ये प्रेरक भी गोल गोल घूमेंगे, तो जो पोषक होगा वो माध्यम होगा वो लगातार रोटेट करता रहेगा, यानी घूमता रहेगा, इसमें समरूपता रहेगी, इसमें मिक्सिंग अच्छी तरह से होती रहेगी। अब कई बार इसमें क्या होता है कि ये इम्पेलर जब घूमते हैं तो झाग बन जाते हैं, झाग ऊपर की तरफ इकट्ठे हो जाते हैं, तो झाग को तोड़ने के लिए यहाँ पर चौड़े फलक होते हैं, देखिए ये भी, तो ये झाग या फोम को तोड़ने वाले प्रेरक होते हैं। इसके साथ इसमें कई सारे सेंसर लगे होते हैं, जैसे एक तो है अम्ल क्षार की पीएच कितनी है, इसकी पीएच, अम्ल क्षार या पीएच को बताने वाला, एक को नियंत्रण करने वाला, एक जैसे टेम्परेचर को नियंत्रण करने वाला होता है, एक जैसे निर्जमीकृत हेतु वाष्प भेजनी है, इसको निर्जमीकृत करना है, जीवाणु रहित करना है, तो उसके लिए भी एक मार्ग होता है, और जीवाणु रहित हवा प्रवेश करवाने के लिए इसमें मार्ग होता है, और बाहर निकालने के लिए इसमें अन्य द्वार जैसे प्रतिचयन द्वार भी इसके अंदर होता है। तो अब क्या करते हैं, इसके अंदर हम खोल के ये संवर्धन माध्यम भर देते हैं, परपोषी कोशिका डाल देते हैं और ये मोटर चलाकर इसको छोड़ देते हैं, उपयुक्त पीएच और उपयुक्त टेम्परेचर वो निर्धारित कर देते हैं और इसको चला देते हैं, और जो निश्चित समय होगा उसमें ये संवर्धन हो जाएगा। जैसे संवर्धन होता रहेगा तो हम इसको बार बार निकालते रहेंगे, नया ऐड भी करते रहेंगे। तो ये तो साधारण विलोडन है। इसमें तो देखिए मुख्य बात है कि चौड़े फलक वाला ये प्रेरक होते हैं और ऊपर इसका क्षेत्रफल थोड़ा कम होता है, देखिए ऑक्सीजन के लिए, और बार बार इसमें ऑक्सीजन भी अपन मिलाते रहते हैं, तो ये प्रेरक क्या होता है, इसमें ऑक्सीजन को समरूपता के साथ इस पोषक में मिलाते रहते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमने मोटर ले ली है, यहाँ पर अम्ल क्षार पीएच का ये एक सेंसर है नियंत्रण करने वाला, ये एक निर्जमीकरण हेतु वाष्प भेजने का एक मार्ग है,
इसमें अपने संवर्धन तरल ले लिया है। ये चौड़े फलक वाला प्रेरक है। यहाँ पर जीवाणु रहित वाष्पन, ये जो हवा है वो भेजने का मार्ग है। एक झाग तोड़ने वाला ये चेंबर है। तो इस तरह से इसमें संवर्धन पूरा हो जाएगा। एक दूसरा है दंड विलोटक। तो इसमें देखिए एक दंड है, एक मोटर लगी होती है, एक दंड एक होती है, एक छड़नुमा होती है, रोड नुमा। इसमें रोड ही होती है और ये रोड ही घूमती है। देखिए अब इसमें क्या होता है, ये देखिए ऊपर यहाँ अधिक क्षेत्रफल है, ये ऊपर से खाली है, इसलिए ज़्यादा क्षेत्रफल मिलता है इसको। और यहाँ पर एक इसकी विशेषता है कि यहाँ पे नीचे एक स्पार्जर लगा होता है। इस स्पार्जर में हम समय समय पर जीवाणु रहित वायु प्रवेश कराते हैं, ऑक्सीजन। तो ये बुलबुलों के रूप में ये यहाँ से वायु निकलेगी। तो ये प्रेरक क्या करेगा, जो दंड प्रेरक है, ये इसको चारों ओर इन ऑक्सीजन के बुलबुलों को इसमें संवर्धन में पूरे में फैला देगा। और ये ऑक्सीजन की जो ये बुलबुलें हैं, ये हर जगह पर ऑक्सीजन की पूर्ति करेंगे। तो इसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन प्रोवाइड कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर इसका जो क्षेत्रफल है, सतही क्षेत्रफल ऑक्सीजन के लिए ज़्यादा हमें मिलता है, सतही क्षेत्रफल ज़्यादा मिल रहा है। तो ये इसमें संवर्धन की प्रक्रिया थोड़ी अच्छी होती है। जो दंड विलोडक होता है उसमें स्पेस ज़्यादा मिल रहा है, क्षेत्रफल भी ज़्यादा मिल रहा है, ऑक्सीजन पहुंचाने का जो एरिया है वो भी ज़्यादा है, इसलिए इसमें संवर्धन और भी तेज़ी से किया जाता है। तो यहाँ पर फ़र्क ये है कि इसमें तो दंड विलोडक है, इसमें चौड़े फलक वाला है, इसमें सतही क्षेत्रफल ऑक्सीजन के लिए ज़्यादा है, इसमें सतही क्षेत्रफल कम होता है। तो ये इसके मुख्य अंतर होता है। इसमें स्पार्जर का उपयोग किया जाता है, इसमें स्पार्जर जैसी कोई चीज़ इसके अंदर नहीं होती है। तो ये दो मुख्य जो बायोरिएक्टर है वो हम साधारण और दंड विलोडक बायोरिएक्टर का इस्तेमाल करके संवर्धन की प्रक्रिया को संपन्न करवा लेते हैं। नेक्स्ट अपन देख लेते हैं। देखिए एक विलोडित होज बायोरिएक्टर, विलोडित का मतलब है चाहे वो साधारण हो चाहे वो दंड विलोडक हो, कोई सा भी हो, जो लगातार संवर्धन तरल को हिला रहा है, मूवमेंट करवा रहा है, एक जगह स्थिर नहीं करने दे रहा है। तो जो विलोडित होज बायोरिएक्टर होते हैं वो साधारणतः स्टेनलेस स्टील के बने बेलनाकार पात्र होते हैं। इनके घुमावदार आधार तली होती है, इनकी जो तली होती है वो घुमावदार होती है, जिसकी सहायता से इसमें भरे हुए पदार्थों का मिश्रण आसानी से बनाया जा सकता है। तो तली में भी जो पोषक तरल है वो जमता नहीं है, और उसको लगातार हिलाने से उसका मिक्सर है वो अच्छी तरह से बनता रहता है, वो लगातार हिलता रहता है। तो इसका आधार भी इसी तरह से बनाया जाता है कि मिक्सिंग अच्छी तरह से हो सके। विलोडक मिश्रण को अच्छी तरह से मिला देता है। देखिए जो विलोडक होता है वो मिश्रण को लगातार हिलाता रहता है, इसलिए मिक्सिंग भी अच्छी तरह से होती रहती है। इसमें O2 के मिश्रण में समान रूप से वितरित करने में सहायता मिलती है। ये सहायक होता है, O2 को मिश्रण में समान रूप से वितरित करने में विलोडक सहायक होता है, क्योंकि वो हिलाकर बार बार उसको चारों ओर मिला देता है। इसमें समय समय पर ऑक्सीजन की सप्लाई की जाती है। बायोरिएक्टर में देखिए एजिटेटर सिस्टम होता है, जो हिलाने वाला मोटर लगा के हमने सिस्टम बनाया है। एक ऑक्सीजन प्रदाय तंत्र होता है, जो इसमें ऑक्सीजन हम पहुंचा सकते हैं। झाग फोम नियंत्रण तंत्र होता है, जिसमें कोई झाग बनती है तो उसको कंट्रोल कर सके हम। तापमान नियंत्रण केंद्र होता है, तो तापमान को भी कंट्रोल करें। पीएच नियंत्रण तंत्र होता है, पीएच को कंट्रोल करते हैं। और प्रतिचयन द्वार होता है, जिसके द्वारा हम संवर्धन पूरा होने पर उसको बाहर निकाल सकें। इसमें संवर्धन की थोड़ी मात्रा समय समय पर निकाली जा सकती है। तो एक मान लीजिए 2 घंटे में संवर्धन पूरा होता है, तो 2 घंटे बाद में कुछ संवर्धन अपन निकाल लेंगे, फिर उसमें नया ताज़ा पोषक ऐड कर देंगे और संवर्धन चालू रहेगा। यहाँ पर आपने एक महत्वपूर्ण बात और बताइए कि जो साधारण विलोडन है और दंड विलोडन है, जो अपने दोनों डायग्राम देखे हैं, उसमें फर्क क्या है। तो दोनों में मुख्य अंतर ये है कि ऑक्सीजन स्थानांतरण के लिए जो साधारण विलोडक है उसमें कम सतही क्षेत्र है। हम देखा था वो पूरा भरा हुआ था, उसमें कम सही क्षेत्र है। जबकि दंड विलोडक में क्या होता है, O2 स्थानांतरण हेतु सतही जो क्षेत्र है वो ज़्यादा उपस्थित होता है। तो दंड विलोडक में O2 के स्थानांतरण के लिए सतही क्षेत्रफल ज़्यादा उपस्थित है। तो ये एक महत्वपूर्ण बात है, इसलिए दंड विलोडक में और भी अच्छी मात्रा में संवर्धन होता है। साधारण विलोडक में चौड़े चपटे फलक वाले प्रेरक होते हैं, हमने जिस चित्र में देखा था। जबकि दंड विलोडक में विलोडक है एक छड़नुमा रोड के समान होता है, तो हमने देख लेते हैं कि रोड है उसके अंदर, जबकि उसमें चौड़े फलक वाले हैं। दंड विलोडक में एक स्पार्जर का मतलब है एक छिड़कने वाला यंत्र जो नीचे लगा हुआ था, जिसकी सहायता से हवा के छोटे बुलबुले बायोरिएक्टर में प्रवेश कराए जाते हैं। ये छोटे बुलबुले प्रभावी तरीके से ऑक्सीजन स्थानांतरण क्षेत्र में वृद्धि करते हैं। तो ये भी इंपॉर्टेंट बात है। हम स्पार्जर के द्वारा बिल्कुल छोटे छोटे बुलबुले बायोरिएक्टर में प्रवेश कराएंगे,
बड़े बुलबुले की अपेक्षा छोटे बुलबुले, जिससे क्या होगा, वो प्रभावी तरीके से पोषक तरल में हर जगह ऑक्सीजन का स्थानांतरण करेंगे, ऑक्सीजन स्थानांतरण के क्षेत्र में वृद्धि करेंगे। तो इस तरह से हम दोनों विलोडन से हम संवर्धन करवा सकते हैं, और मुख्य अंतर जो है वो हमने देख लिया है। अब देखते हैं लास्ट की जो प्रोसेस है वो है अनुप्रवाह संसाधन, जिसको डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग बोलते हैं। देखिए ये लास्ट प्रक्रिया है कि हमने जो संवर्धन पूरा कर लिया है, उसके बाद में हमें वांछित जो उत्पाद है उसको शोधन करना है, उसका पृथक्करण करना है और उसका शुद्धिकरण करना है, फिर उसको चेक भी करना है। तो संवर्धन, देखिए अनुप्रवाह संसाधन डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग क्या होती है। तो संवर्धन के दौरान जैव संश्लेषण पूर्ण होने के बाद, जब अपन संवर्धन कर रहे हैं और मान लीजिए संवर्धन पूरा हो गया, जैव संश्लेषण पूरा हो गया, यानी उत्पाद बन चुका है, तो उत्पाद बनने के बाद हम वांछित उत्पादों का पृथक्करण और शोधन किया जाता है, जिन्हें सामूहिक रूप से हम क्या कहते हैं, अनुप्रवाह संसाधन कहते हैं। तो संवर्धन पूरा होने के बाद जो वांछित उत्पाद है उसका अपन पृथक करेंगे, फिर उसका शुद्धिकरण करेंगे। उसके लिए जितनी भी प्रक्रिया अपनाई जाती है उन सबको हम अनुप्रवाह संसाधन कहेंगे। अब जो उत्पाद हमें प्राप्त हो गया, देखिए उसका शुद्धिकरण कर लिया, पृथक्करण कर लिया, अब हम उस उत्पाद को लेकर उसको उचित परिरक्षक के साथ सुरक्षित रखा जाता है, क्योंकि प्रोटीन जो प्राप्त हो गई हम उसको अच्छी तरह से लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए उसमें एक परिरक्षक जो उसको खराब नहीं होने देगा वो मिलाकर हम उसको सुरक्षित कर लेंगे। यदि कोई औषधि में काम आने वाला कोई उत्पाद है जिसमें मेडिसिन बनाई जाएगी, तो उसका हम चिकित्सीय परीक्षण कर लेंगे, उसका चिकित्सीय परीक्षण किया जाता है, और वो चिकित्सीय परीक्षण सफल होता है तो उसको एक औषधि के रूप में रिलीज कर दिया जाता है। तो कोई औषधि बना रहे हैं, मान लीजिए अपन टीका बना रहे हैं या कोई एंटीबायोटिक बना रहे हैं, तो उसके लिए चिकित्सीय परीक्षण किया जाता है। अन्य कोई उत्पाद प्राप्त कर रहे हैं तो हम उसकी क्वालिटी टेस्ट करेंगे, उसकी गुणवत्ता या क्वालिटी का भी परीक्षण किया जाता है। तो जो हमें उत्पाद प्राप्त हो गए, जिसका भी उत्पाद का हम जो भी अपन उपयोग करना चाह रहे हैं, उसे एंजाइम बना रहे हैं, चाहे उससे अपन कोई औषधि बना रहे हैं या उसको अन्य कोई प्रोटीन का उत्पाद बना रहे हैं, तो उससे हम उसकी जो संबंधित प्रक्रिया है जांच की, वो जांच की प्रक्रिया संपन्न करके उसको फिर रिलीज कर देंगे, उससे मनुष्य के उपयोग के लिए उसको बाजार में रिलीज करेंगे। तो ये होता है आपका अनुप्रवाह संसाधन, और इसी के साथ हमारा जो 11वां चैप्टर है वो समाप्त होता है। पूरे 11 चैप्टर को पढ़ने के लिए, इससे पीछे के पाठों को पढ़ने के लिए आप प्लेलिस्ट में जाकर सभी वीडियो को देख सकते हैं, और वहां से उनको आप अपने हस्तलिखित नोट भी तैयार कर सकते हैं। थैंक यू।